हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। तो शुरू करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एंट्रोपी जो है ये किसी सिस्टम की रैंडमनेस को बताती है, यादृच्छिकता को बताती है। किसको बताती है? यादृच्छिकता को। यादृच्छिकता अव्यवस्था बोल सकते हैं। अव्यवस्था को बताती है, ज्यादा अच्छा शब्द है, अव्यवस्था को बताती है ना। और मारवाड़ी में बोले तो अड़मदड़म, ठीक है। कितना अड़मदड़म है सिस्टम, उसको बताती है। यानी यह पदार्थ के कणों की, पदार्थ के जो कण हैं उनके व्यवहार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित अव्यवस्था को, अव्यवस्था को दर्शाती है। अव्यवस्था को दर्शाती है। अव्यवस्था को दर्शाती है। पदार्थ के कण जितने ज्यादा व्यवस्थित होंगे उतनी एंट्रोपी कम होगी, और कण जितने ज्यादा अव्यवस्थित होंगे उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। अब कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक टीला बना हुआ है कहीं पर, और उस टीले को हमने ट्रैक्टर की मदद से समतल कर दिया एकदम। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एंट्रोपी क्या हुई होगी, कम हुई होगी या बढ़ी होगी? तो ऑब्वियसली आपका जवाब रहेगा कि टीला था तो अव्यवस्था ज्यादा थी, और समतल है तो व्यवस्थित हो गया, इसका मतलब एंट्रोपी कम हो गई। लेकिन गलत है। प्रकृति में कोई भी चीज जैसे मौजूद है, जैसे प्रकृति ने उसको बनाया है, वो अगर वैसे ही रहती है तो एंट्रोपी कम होती है, और उसको हम उसमें किसी भी तरह का बदलाव करते हैं तो उसमें एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। यानी मानव निर्मित जो कार्य हैं, मानव जितने भी कार्य कर रहा है, मानव जनित कार्य जो हैं, उनमें एंट्रोपी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम जो देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं: ठोस, द्रव और गैस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से किसकी एंट्रोपी कम, किसकी ज्यादा, तो देखिए ठोस जो होता है उसके कणों में, उसके कण जो हैं उनकी माध्य स्थितियां लगभग निश्चित होती हैं। वो अपनी माध्य स्थिति से ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। उनकी स्थितियां निश्चित होने की वजह से व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? एंट्रोपी कम होगी। तो सबसे कम एंट्रोपी होगी ठोस की। द्रव में कण गतिशील होते हैं, और गैस में तो क्या होते हैं? गैस में तो गैस के कणों को टेम्परेचर की वजह से, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m। VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन m। अगर कमरे के ताप पर भी, कमरे का ताप जो है वो भी उनको क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। तो वो कण लगातार गति करते रहेंगे। गैस के कण हर संभव वेग से प्रत्येक दिशा में यादृच्छिक रूप से निरंतर गतिशील रहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? उनमें अव्यवस्था होगी, यानी उनकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बात करें कि गैस में भी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करेगा। तो गैस की एंट्रोपी जो है वो ताप बढ़ने पर लगातार बढ़ती है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है? ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। इसका कारण यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो VRMS है, वर्ग माध्य मूल वेग गैस के कणों का, वो बढ़ता है। वो बढ़ने से टक्करों के बीच में जो लगने वाला समय होता है वो कम होता है। तो प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ती है, यानी Z बढ़ती है, टक्कर आवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी, ज्यादा टक्करें होंगी तो अनियमितता और ज्यादा आएगी व्यवहार से संबंधित। इसका मतलब
टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, टक्कर आवृत्ति बढ़ती है। Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने काइनेटिक्स में परिभाषित किया था। एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति कहते हैं। टक्कर आवृत्ति बढ़ती है, माध्यम मुक्त पथ कम हो जाता है। माध्यम मुक्त पथ का मतलब सीधी भाषा में अगर ये कहें कि दो टक्करें जो होंगी उनके बीच में, जो दो कणों के बीच में जो टक्करें होंगी वो गैप कम हो जाएगा। गैप क्या होगा? कम होगा। भाई टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो कण जल्दी जल्दी टक्कर करके वापस में लौटेंगे, तो वापस लौटेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? जो पथ है टक्करों के बीच का वो कम होगा, माध्यम मुक्त पथ कम हो जाएगा, और इसकी वजह से, इन सभी की वजह से क्या हो जाएगा? एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। एंट्रोपी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात करते हैं विलयन की। किसकी? विलयन की। विलयन कैसे बनता है? विलयन बनता है विलायक में जब विलेय को मिलाया जाता है। विलायक में किसको मिलाया जाता है? विलेय को। अच्छा, विलायक क्या होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि विलायक होता है वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन यह परिभाषा भी गलत है। विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ली चीनी और उसको पानी में मिलाया। अब आप 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो विलयन कैसा बनेगा? द्रव बनेगा। विलायक कौन होगा? पानी होगा, और विलेय कौन होगा? चीनी। अब मैं ऐसे करूं, 2 लीटर पानी में 3 किलोग्राम चीनी को मिलाऊं, तो अब मात्रा तो चीनी की ज्यादा है, लेकिन अब भी चीनी को और पानी को मिलाएंगे, 2 लीटर में अगर 3 किलोग्राम चीनी मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो द्रव बनेगा। इसलिए विलायक अभी भी कौन होगा? अभी भी पानी होगा। इसका मतलब मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। मात्रा से पहले हमें क्या देखना होता है? मात्रा से पहले भौतिक अवस्था देखनी होती है। अगर भौतिक अवस्था समान है उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? मात्रा देखेंगे। ठीक है, तो विलायक और विलेय जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो विलायक और विलेय को मिलाने से कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? कणों की संख्या बढ़ जाती है, और कणों की संख्या बढ़ने से, कणों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एंट्रोपी का मान बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना, जब आप विलयन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर विलयन 2 तरह के पढ़ते हैं हम। एक तो होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। तो आदर्श अनादर्श में हम ये पढ़ते हैं, आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन 0 होगा, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होगा, है ना। इस तरह कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो कई बार जल्दी में हम लोग एंट्रोपी परिवर्तन को भी 0 कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, विलयन आदर्श हो या अनादर्श हो, कोई भी विलयन हो, एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा क्या होगा? विलयन निर्माण का पॉजिटिव होगा। यानी ये कह दूं कि आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन, तो भी क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। आदर्श विलयन बनाओगे तो भी क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी डेल्टा एस क्या होगा? S2 - S1 पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। बाद की एंट्रोपी माइनस पहले की एंट्रोपी पॉजिटिव। और अगर अनादर्श विलयन है, अनादर्श भी 2 तरह के पढ़ते हैं हम। अनादर्श विलयन कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, धनात्मक विचलन वाले, उनमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनमें भी डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक, ये बात हुई विलयन की। अब बात करते हैं बंध वियोजन में क्या होगा। बंध वियोजन में क्या होगा? चौथा, जब बंध टूटेगा तो क्या होगा? बंध वियोजन होगा तो पहले मान लो कोई भी एक कण था, उसमें 2 परमाणु थे, दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए थे, तो दोनों मिलकर एक ही कण बना रहे थे। लेकिन बंध टूटने के बाद क्या हुआ? दोनों परमाणु अलग अलग हो गए।
इसका मतलब कणों की संख्या बढ़ गई, तो कणों की संख्या बढ़ने से बंद वियोजन में भी क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो कणों की संख्या बढ़ती है, कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो एंट्रोपी का क्या होगा, बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। बंध निर्माण में उल्टा हो जाएगा, बंध निर्माण में क्या होंगे, कण कम हो जाएंगे। तो ये लीजिए भैया, बंध निर्माण में कणों की संख्या कम होती है, कणों की संख्या कम होती है, कणों की संख्या कम हो जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। और ले लीजिए एग्जांपल, अंडे की बात करें। अंडे को जब उबाला जाता है तो अंडे को उबालने से पहले उसमें लिक्विड होता है और उबालने के बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब आपसे पूछे कि एंट्रोपी कम होगी या बढ़ेगी, तो आपको ये लगेगा कि पहले लिक्विड था, एंट्रोपी ज़्यादा रही होगी, सॉलिड में चेंज हो गया तो एंट्रोपी कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अंडे को जब उबालते हैं तो भले ही वो सॉलिड में चेंज हो गया हो, लेकिन पहले प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होते हैं उसमें, लेकिन उबालने से उसका विकृतीकरण होगा, अणु टूट जाएंगे, छोटे अणुओं में टूटेंगे और अणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उससे एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये लीजिए, अंडे को उबालने पर, अंडे को उबालने पर लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, परंतु प्रोटीन के बड़े अणु सरल व छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ती है और उसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती। ठीक है। और ले लीजिए एग्जांपल, अगर बात करें रबर की, रबर को खींचें तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? तो रबर को खींचने से क्या होता है, रबर के जो अणु होते हैं वो एक दिशा में अरेंज हो जाते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, और एक ही दिशा में व्यवस्थित होने की वजह से क्या होगा, एंट्रोपी कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी कम हो जाएगी। एक ही दिशा में व्यवस्थित करने से एंट्रोपी कम हो जाएगी, एक ही दिशा में व्यवस्थित करने से क्या होगा, एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं भाई, रबर को खींचने पर, रबर को खींचने पर अणु एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे तो ज्यादा व्यवस्थित होंगे ना, ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित होंगे, इसका मतलब एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी घटती है। ठीक है। अब बात करते हैं किसी गैसीय अभिक्रिया की, कोई गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है, गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया। तो गैसीय अभिक्रिया के हम तीन तरह के केस पढ़ते हैं जनरली, कि उसमें डेल्टा एन जी का मान जो है
पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, डेल्टा एन जी का मान अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, जैसे ये है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, इधर गैस के मोल 1 है और इधर गैस के मोल कितने हैं, 2, तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। भाई इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 गुणा अवोगाद्रो संख्या, तो कणों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा केस ये ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इधर मोल कितने हैं, 4, और इधर मोल कितने हैं, 2, तो मोलों की संख्या कम होगी, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि कणों की संख्या कम हो गई ना, कणों की संख्या कम होगी तो अव्यवस्था भी कम होगी, यानी एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। अब 0 वाले केस में आपको ऐसा लग रहा होगा कि 0 है, इसका मतलब एंट्रोपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही तो स्पेशल है, क्या कि जैसे मान लीजिए ये ले लिया N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, क्या हुआ, इधर मोलों की संख्या 2, इधर भी मोलों की संख्या 2, लेकिन इधर अगर अभी कारकों में देखें तो अणु 2 प्रकार के थे, अणु कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, अब कितने प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के, तो प्रकार कम हो गया ना, टाइप्स कम हो गए मॉलिक्यूल्स के, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा केस भी ले सकते हैं इसमें, दूसरा ये ले लीजिए HI का वियोजन, HI का वियोजन कैसे होगा, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, सॉरी H2 प्लस I2, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो इसमें क्या हुआ, कणों की संख्या प्रकार जो है वो इसमें बढ़ गया, तो इसमें तो लिखेंगे कि कणों का प्रकार कम हो जाएगा, कणों का प्रकार कम होगा, कणों के प्रकार कम होगा, तो इससे क्या होगा, एंट्रोपी, एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी ना, एंट्रोपी घटेगी। दूसरे वाले केस में क्या होगा, कणों का प्रकार जो है वो बढ़ेगा, कणों का प्रकार बढ़ेगा, और कणों का प्रकार बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। ठीक है, और देख लीजिए, इस तरह के खिलौने आते हैं बच्चों के, ठीक है, उनमें संख्याएं व्यवस्थित करनी होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, एक ये और दूसरा एग्जाम्पल ये है, किसकी एंट्रोपी कम, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा व्यवस्थित है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो ये एंट्रोपी के कुछ एग्जाम्पल हैं, किसकी एंट्रोपी कम होगी, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक, अब हमें पता है कि एंट्रोपी जो है वो एक अवस्था फलन राशि है, और अगर उसकी गणना करनी हो तो उसकी किसी निश्चित क्षण पर उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी, या ऐसे कहें उसका जो विशुद्ध मान है, वो ज्ञात करना संभव नहीं है। हालांकि तृतीय नियम तो कहता है कि संभव है, लेकिन वो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि यह एक अवस्था फलन राशि है, और अवस्था फलन राशियों के विशुद्ध मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, उनमें केवल परिवर्तन की गणना की जा सकती है। तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ये लीजिए, एंट्रोपी परिवर्तन की गणना। एंट्रोपी परिवर्तन की गणना। एंट्रोपी परिवर्तन की गणना के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी निकाय को उत्क्रमणीय रूप से Q ऊष्मा दी जाती है, यदि किसी निकाय को T ताप पर, T टेम्परेचर पर, T ताप पर
उत्क्रमणीय रूप से, उत्क्रमणीय ढंग से, उत्क्रमणीय रूप से Q ऊष्मा दी जाती है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा। डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा, यानी उत्क्रमणीय रूप से दी गई ऊष्मा और ताप के बीच में जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, एंट्रोपी परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए अलग अलग ढंग के जो अलग अलग तरह के जो प्रक्रम हैं उनमें एंट्रोपी परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, और यह वैल्यू जो होगी यह नेगेटिव में होगी। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले समतापी प्रक्रम की। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम में क्या होगा, समतापी प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है W, वो होता है -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1, ये होता है। और यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E की वैल्यू जो है वो होती है 0, क्यों, क्योंकि ताप नियत है, तो dt 0 है, इसलिए डेल्टा E क्या होगा 0, डेल्टा E क्या होगा 0। ठीक है, कितना होगा भाई 0। तो ये जो Q है ये किसके बराबर हो जाएगा, -W के। इसका मतलब Q की वैल्यू हो जाएगी -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1, ये होगा -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा Q, कितना हो जाएगा 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ जाएगी। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेल्टा एस का परिमाण याद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ चिन्ह लेना आवश्यक नहीं है, तो हम परिमाण से ही परिमाण कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या होगा, ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा, यहां ले लेते हैं, ये लीजिए डेल्टा एस इक्वल टू क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये वैल्यू अगर यहां पुट करता हूं तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी 2.303 nRT इंटू लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, और इसमें टी का भाग लगाएंगे तो Q कितना आएगा भाई, सॉरी डेल्टा एस है ना, ये क्या आ रहा है डेल्टा एस, डेल्टा एस इक्वल टू Q की वैल्यू ये पुट की और टी का भाग लगाया, तो डेल्टा एस कितना आया, डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली परिमाण नहीं है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा, माइनस साइन नहीं आएगा ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये आ गया समतापी प्रक्रम के लिए, और डेल्टा एस कितना है यहाँ पे, डेल्टा एस आएगा टी की वैल्यू टी से कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा एस आ जाएगा 2.303 NR log ऑफ V2 अपॉन V1, log ऑफ V2 अपॉन V1।
ये किसकी वैल्यू आई? एंट्रोपी परिवर्तन की। कब? समतापी प्रक्रम में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कौन सा हो जाएगा यहां पे, और प्रक्रम ले लेते हैं। कौन कौन से प्रक्रम हैं? हम विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों की बात करें तो समदाबी हो जाएगा, सम आयतनिक हो जाएगा, समायतनिक, रुद्धोष्म हो जाएगा, रुद्धोष्म। ठीक है, तो चलिए रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाल लेते हैं। समदाबी समायतनिक हम अगले स्लाइड में ले लेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम जो है इसमें क्या होता है? Q0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में Q क्या होता है? 0 होता है। तो Q0 होगा तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, और 0 आ जाएगा ये, तो डेल्टा S यानी एंट्रोपी चेंज जो है वो कितना होगा? 0। अच्छा, नेगेटिव इसलिए भी नहीं आएगा कि ऊष्मा दी जा रही है, तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ये आ गया। अब बात करते हैं समदाबी प्रक्रम की और समायतनिक की। समदाबी और समायतनिक में क्या होगा देखो, सबसे पहले बात करते हैं समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा भाई? समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। और समदाबी प्रक्रम में होता क्या है? पी कांस्टेंट रहेगा और नियत दाब पर जो ऊष्मा होती है, नियत दाब पर जो ऊष्मा होती है क्यूपी, वो होती है एनसीपी dt। दाब नियत रहेगा और नियत दाब पर जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी? एनसीपी dt। तो यहां मैं क्यू रिवर्सिबल की जगह लिखूंगा एनसीपी dt, तो ये हो जाएगा एनसीपी dt अपॉन टी, एनसीपी dt अपॉन टी। ठीक है, इसका हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो एनसीपी और dt अपॉन टी का क्या कर देंगे हम लोग? समाकलन कर देंगे T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। तो इसकी वैल्यू आएगी एनसीपी dt अपॉन टी का समाकलन हो जाएगा ln t। क्या हो जाएगा? ln t। ये लीजिए ln t, और लिमिट्स क्या होंगी? T1 टू T2। अब हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे t की जगह, एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा NCP इंटू ln T2 माइनस ln T1। ठीक है, ln T2 माइनस ln T1। अब इसको मैं ln T2 अपॉन T1 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या लोग है, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2 अपॉन T1। और अगर बेस 10 में चेंज करें तो डेल्टा S हो जाएगा 2.303 NCP log T2 अपॉन T1, log T2 अपॉन T1, log T2 अपॉन T1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की। अब बात करते हैं सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की। सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? तो ये देखिए, सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन समायतनिक प्रक्रम में आयतन क्या होगा भाई? स्थिर होगा। आयतन स्थिर होगा तो नियत आयतन पर जो ऊष्मा होती है QV, वो क्या होती है? NCV dt। क्या होती है? NCV
dt, जिसको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कहते हैं। और जब ये वैल्यू होगी एनसीवी dt तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एनसीवी dt अपॉन टी। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, एन सी वी इंटू डी टी अपॉन टी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। वैसे ही कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। और जब इसका समाकलन करेंगे तो एन सी वी इसका क्या आएगा, डी टी अपॉन टी का एल एन टी। और कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। फिर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एस आएगा एन सी वी इंटू एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन। और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। जब एल एन को बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1। तो इस तरह से हम लोग सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करते हैं। अब आप एक कॉमन फॉर्मूला और बना सकते हैं समायतनिक और समदाबी और समतापी प्रक्रम के लिए। देखिए डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303 एन आर लॉग ऑफ T2 अपॉन T1, जैसा कि इसमें V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, जैसा कि किसमें होता है, समतापी में, प्लस 2.303 NCV, इसको और थोड़ा सा उधर ले लेते हैं, ये लीजिए NCP लॉग ऑफ T2 अपॉन T1। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है। दूसरा जो है ये हो सकता है डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग ऑफ P1 अपॉन P2 प्लस 2.303 NCV लॉग ऑफ T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला कब काम में ले सकते हैं, ये ले सकते हैं जब प्रक्रम समतापी हो या समदाबी हो। समतापी प्रक्रम है मान लो, तो समतापी में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी T1 और T2 बराबर होंगे, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, और अगर समदाबी की बात करें, सॉरी समायतनिक की बात करें, तो समायतनिक में क्या होगा, एक मिनट, सम उल्टा लिख दिया मैंने, यहां सीपी लिखना है, यहां सीवी लिखना है ना। तो देखिए क्या होगा, ये सीवी और ये सीपी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर समदाबी प्रक्रम समायतनिक प्रक्रम है तो समायतनिक में क्या होगा, V2 और V1 दोनों बराबर हो जाएंगे। V2 और V1 दोनों बराबर होंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, समायतनिक के लिए। समझ रहे, ये कौन से प्रक्रम के लिए, समायतनिक और समतापी, समायतनिक और समतापी। वापस देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी प्रक्रम जब समतापी होगा, तब तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि T2 और T1 दोनों बराबर होंगे, और log ऑफ T2 अपॉन T1 यानी log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होगा, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रक्रम समायतनिक है तो समायतनिक में V2 और V1 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये वाली जीरो होके ये आ जाएगा।
ऐसे ही ये नीचे वाला जो इक्वेशन है, नीचे वाली, ये किसके लिए लेंगे हम लोग? ये लेंगे समदाबी और समतापी के लिए, समदाबी और समतापी के लिए। समदाबी और समतापी के केस में ये वाली लगा सकते हैं दोनों में। कैसे? अगर समतापी है तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0 और ये वाला रह जाएगा जो इसके बराबर है, ऊपर वाले इसके, ठीक है। और अगर समतापी है, सॉरी समदाबी है, तब क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मर्ज करके दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हुए एंट्रोपी परिवर्तन की कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। वापस देख लीजिए एक बार। हमने क्या कहा? सबसे पहले बात की एंट्रोपी होती क्या है। तो एंट्रोपी हमने किसे कहा? एंट्रोपी अव्यवस्था को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पदार्थ के कणों से संबंधित जो अव्यवस्था है, उनके व्यवहार से संबंधित जो अव्यवस्था है, उसको हम एंट्रोपी कह रहे हैं। एंट्रोपी के कुछ केसेस देखे, कब एंट्रोपी कम होगी, कब एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमने एंट्रोपी कैलकुलेशन की। एंट्रोपी में हमने क्या कहा कि साहब ये एक अवस्था फलन राशि है, और जब अवस्था फलन है तो उसमें किसकी गणना की जा सकती है? अवस्था फलन है, इसलिए सिर्फ परिवर्तन की गणना की जा सकती है। किसकी गणना की जा सकती है? परिवर्तन की गणना की जा सकती है, परिवर्तन की गणना। और परिवर्तन की गणना कैसे करेंगे? डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। अगर उत्क्रमणीय ढंग से क्यू ऊष्मा दी जाती है निकाय को टी टेम्परेचर पर, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी पॉजिटिव में ही रहेगा, ओके। इसके बाद समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है? W इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे इसमें, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये W की वैल्यू है, Q की वैल्यू पुट करेंगे तो -W होगा, ओके। इसके बाद हमने बात की रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम में दी गई ऊष्मा क्या होगी? Q 0, क्योंकि ऊष्मा परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है वहां पे, तो एंट्रोपी भी कितनी होगी? 0। फिर हमने बात की समदाबी प्रक्रम की। समदाबी प्रक्रम के लिए फॉर्मूला ये आया। सम आयतनिक प्रक्रम की बात की, ये फॉर्मूला आया। और फिर इन दोनों को मिला के हमने सम आयतनिक और समतापी के लिए ये फॉर्मूला बनाया, समदाबी समतापी के लिए यह फॉर्मूला बनाया। ये सब चीज़ें थी। एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी परिवर्तन की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय और तृतीय नियम को लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।